वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों को सीपीसी के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन सिविल नेचर सूट क्या है, सिविल नेचर सूट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, और यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जुडिशरी के लिए। मेंस में भी अक्सर पूछा जाता है कि सिविल नेचर सूट क्या है। आज हम अपने इस लेक्चर में सिविल नेचर सूट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सिविल नेचर सूट होता क्या है। सिविल नेचर सूट के संबंध में दीवानी प्रकृति का वाद। सिविल नेचर सूट को सीपीसी के धारा 9 में बताया गया है कि सिविल नेचर सूट होता क्या है। सिविल नेचर सूट के संबंध में कहा कि यह एक नागरिक अधिकार है, यानी यह नागरिकों की हैसियत की बात नहीं करता बल्कि एक विषय वस्तु की बात करता है, जिसे हम सिविल नेचर सूट कहेंगे। धारा 9 कहता है कि जब तक कि वर्जित न हो सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की न्यायालय को अधिकारता होगी, चाहे अगर उसे अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से वर्जित न किया गया हो। सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। अब इसमें यह कहा कि सिविल प्रकृति का वाद क्या है, सिविल नेचर सूट क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद क्या है, दीवानी प्रकृति का वाद का अर्थ क्या होगा। तो यानी दीवानी प्रकृति के बाद का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार, जिसे सिविल अधिकार कहते हैं, नागरिक अधिकार जिसके प्रवर्तन की मांग की जा सके। क्या है? एक नागरिक अधिकार, एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार जिसे प्रवर्तन कराने की मांग की जा सके। किसमें? सिविल न्यायालय में। सिविल न्यायालय में जिन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आप मांग कर सकते हैं और वह अधिकार कोर्ट के द्वारा आपको दिलाया जाए, वह क्या होगा? सिविल प्रकृति का वाद होगा। अब लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता कि वह कौन सा वाद है सिविल प्रकृति का। इसका धारा 9 के 2 स्पष्टीकरण बताए गए। धारा 9 का स्पष्टीकरण 1 कह रहा है कि सिविल प्रकृति के वाद का तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसमें धन संबंधी या संपत्ति संबंधी या कोई पद संबंधी विचार प्रतिपादित हो, विवादित हो, और चाहे वह धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित ही क्यों न हो। यानी कोई ऐसा वाद जो धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित विवाद है और वह पद संबंधी या धन संबंधी उसमें नहीं है, तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। सिविल नेचर सूट का मतलब एक ऐसा वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी, किसी पद संबंधी अधिकार क्या हो? विवादित हो। अब यह धार्मिक कृत या कर्मों से संबंधित क्यों न हो, यह धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित हो सकता है, लेकिन कहा कि मुख्य विचारणीय प्रश्न क्या होगा? संपत्ति संबंधी और पद संबंधी है, वही सिविल नेचर सूट होगा। दूसरा कह रहा है कि इसका स्पष्टीकरण 2 कह रहा है पद के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हो या कोई विशिष्ट फीस हो। यानी उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि कोई विशिष्ट फीस की हो या कोई विशिष्ट स्थान से जुड़ा हो यह पद। तो यानी सिविल नेचर सूट क्या हुआ? तो इसमें स्पष्टीकरण 2 कहता है, स्पष्टीकरण 1 और 2 को हम देखेंगे कि सिविल नेचर सूट का तात्पर्य यानी सिविल प्रकृति के वाद का तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसमें संपत्ति संबंधी अधिकार प्रतिपादित हो, जिसमें पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित हो, चाहे यह धार्मिक कृत्य या कर्मों से भी संबंधित क्यों न हो। दूसरा कि पद के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई विशिष्ट स्थान से जुड़ा हो, वह कोई भी पद हो सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कोई विशिष्ट फीस विहित की गई हो। तो यह आवश्यक नहीं है। अगर वह पद है तो वह पद भी क्या हो सकता है? सिविल नेचर सूट होगा, चाहे वह धार्मिक ही पद क्यों न हो या कोई पद ऐसा किसी पद को लेकर, किसी स्टेटस को लेकर विवाद है, तो वह भी सिविल नेचर सूट होगा। जैसा कि आप जानते हो कि सीपीसी में जो न्यायालय की अधिकारिता है वह 3 भागों में बांटी गई। एक धन संबंधी अधिकारिता जो धारा 6 बताती है, एक विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता जो धारा 9 बताती है, और एक स्थानीय अधिकारिता जो धारा 15 से लेकर 20 तक में बताती है, लोकल जुडिक्शन। तो धारा 9 एक विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता है, यानी इसमें पक्षकारों की हैसियत का कोई मतलब नहीं है बल्कि सब्जेक्ट मैटर से मतलब है। अगर वह सब्जेक्ट मैटर किस पर हो? पद को लेकर हो, अगर वह धन को लेकर हो,
तो वह क्या होगा, सिविल नेचर सूट होगा, और जिसे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित न किया गया हो। अगर अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम में भले ही वह धन संबंधी मामला हो और पद संबंधी मामला हो, लेकिन अगर उसे अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित कर दिया गया है कि आप इसके लिए सिविल कोर्ट में वाद नहीं दाखिल कर सकते, तो आप वह सिविल कोर्ट में उसके मांग नहीं कर सकते, उस अधिकारों का प्रवर्तन नहीं करा सकते। तो ये सिविल नेचर सूट हुआ। यानी सिविल नेचर सूट के कुछ आवश्यक हम एलिमेंट देखें, आवश्यक एलिमेंट होंगे। इन दोनों स्पष्टीकरणों के देखने के बाद कहा कि आवश्यक तत्व क्या होगा, तो पहला कहा कि मुख्य विचारणीय प्रश्न, अगर मुख्य विचारणीय प्रश्न धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित है, मुख्य विचारणीय प्रश्न धार्मिक कर्मों से संबंधित है, तो वह क्या होगा, तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा, सिविल प्रकृति का नहीं होगा। यानी आप पूजा किस प्रकार करोगे, आप कोई धार्मिक अनुष्ठान किस प्रकार करोगे, इसको लेकर अगर विवाद है तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। अगला कह रहा है यदि मुख्य विचारणीय प्रश्न क्या हो, किसी संपत्ति से संबंधित हो या किसी पद से संबंधित हो, मुख्य विचारणीय प्रश्न किससे संबंधित हो, किसी संपत्ति प्रश्न संपत्ति संबंधी है या पद संबंधी है, तो वह क्या होगा, तो वह सिविल नेचर सूट होगा, प्रकृति का वाद होगा। भले ही कहा कि वह सिविल प्रकृति का वाद होगा, भले ही गौण विचारणीय प्रश्न, अगर गौण विचारणीय प्रश्न, भले ही गौण विचारणीय जो प्रश्न है अगर वह किससे धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित है, तब भी वह सिविल नेचर सूट हो जाएगा। अब यानी दो पैमाना बताया कि अगर मुख्य विचारणीय प्रश्न क्या हो, धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित हो, धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित है, तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित मतलब कि आप अमुक त्योहार पर मंदिर को सजाइए या अमुक त्योहार पर आप यह कार्य करिए, इसको लेकर अगर विवाद हो जाए तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा, उसके लिए हम कोर्ट में सिविल न्यायालय में बात दाखिल नहीं कर सकते। उसी तरीके से मुख्य विचारणीय प्रश्न अगर संपत्ति संबंधी या पद संबंधी हो तो वह सिविल नेचर सूट होगा, भले ही यह पद धार्मिक से क्यों न जुड़ा हो या किसी पद से क्यों न जुड़ा हो। जैसे अगर किसी मंदिर में किसी महंत के पद को विवाद हो गया या उस मठ के मठाधीश को पद को लेकर विवाद हो गया, सिविल नेचर सूट है। लेकिन धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित प्रश्न है तो वह सिविल नेचर सूट नहीं है। जैसे अमुक दिन मंदिर को सजाना, अगर मंदिर का महंत कह रहा है कि आप अमुक दिन मंदिर को सजाइए या हमें अमुक दिन पालकी पे बैठा के शहर में घुमाइए, और कोई नहीं घुमाता, तो वह सिविल नेचर सूट नहीं ला सकता। तो ये धार्मिक कृत और कर्मों से संबंधित प्रश्न सिविल नेचर सूट नहीं होगा। सिविल नेचर सूट होगा जिसे पद संबंधी और धन संबंधी अधिकार प्रतिपादित। अब हम देखेंगे कि सिविल नेचर सूट के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। क्या इसके इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा किसमें, प्रारंभिक परीक्षा में, कि सिविल नेचर कौन से वाद सिविल नेचर सूट के होंगे और कौन से वाद सिविल नेचर सूट के नहीं होंगे। आप देखोगे कि निम्नलिखित यानी निम्न जो वाद हैं, निम्न मामले सिविल दीवानी प्रकृति के माने जाएंगे, वाद दीवानी प्रकृति के माने जाएंगे। कौन से वाद, तो कहा कि सरकारी सेवक के वेतन के लिए मांग किया जा रहा है, सरकारी सेवक वेतन अगर उसका बकाया है कि बकाया वेतन की मांग, सिविल नेचर सूट होगा। अगर जो है अब निर्धारित किराए की राशि किराए के लिए अगर आप मांग कर रहे हो तो सिविल नेचर सूट होगा, क्योंकि धन से संबंधित है, किराए की मांग आप कर रहे हो, सिविल नेचर सूट होगा। दूसरा कह रहा है कि पूजा का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार भी है, और अगर कोई व्यक्ति आपके पूजा करने के अधिकार पर वंचित कर दे, पूजा करने के अधिकार को रोक दे, तो वह आप क्या कर सकते हो, सिविल वाद ला सकते हो उसके खिलाफ, क्योंकि पूजा का अधिकार आपका तो सिविल वाद है ही है, यह पूजा का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार भी है, तो आप इसके लिए वाद ला सकते हो अगर कोई आपके पूजा के अधिकार को रोकता है। अगला कह रहा है कि धार्मिक प्रश्न, अगर धार्मिक और अन्य प्रकार के जुलूस निकालने का है अधिकार, धार्मिक या अन्य प्रकार के जुलूस निकालने का अधिकार, धार्मिक या अन्य प्रकार से जुलूस निकालने का अधिकार। अब यह एक
क्या है, एक महत्वपूर्ण अधिकार है, चाहे धार्मिक जुलूस निकाली जा रही हो, चाहे राजनीतिक जुलूस निकाली जा रही हो, यहां तक कि मृतक के दफनाने के लिए जुलूस निकाली जा रही हो, तो वह सारे जो हैं जुलूस निकालने के ये अधिकार, यह अगर कोई इस अधिकार पर आपके प्रतिबंध लगाता है, यानी अगर कोई आप धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं, कोई राजनीतिक जुलूस निकाल रहे हैं, यहां तक कि आप किसी मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार संबंधी जुलूस निकाल रहे हैं, तो वह जो है सिविल नेचर सूट होगा। अगर कोई इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, रोकता है, तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और यह जो है शेख पेरू बनाम कालिंदी पति के बाद में बताया गया, शेख पेरूमल बनाम कालिंदी, ये कहा गया शेख पेरुमल बनाम कालीन पति। अगला जो है कहा कि मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, यह एक सिविल नेचर सूट होगा। अगर आपके मत देने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वाद ला सकते हो, यह सिविल नेचर सूट होगा। आपका यह संवैधानिक अधिकार भी है, मत देने का अधिकार। विशिष्ट अनुतोष का अधिकार, विशिष्ट अनुतोष का मतलब ये सारे निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत जो राइट दिए गए हैं, कब्जे के प्रत्युरण का अधिकार, रिसीवर नियुक्त करने का, व्यादेश लाने का अधिकार, घोषणात्मक वाद, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, सिविल नेचर सूट होगा। जो भी राइट एसआरए के अंतर्गत आपको दिए गए हैं, जैसे क्या, कब्जा के प्राप्ति का अधिकार, अगर कब्जे की प्राप्ति से संबंधित है, संबंधित बात। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी व्यादेश। तीसरा घोषणात्मक वाद, अगर आप घोषणात्मक वाद के लिए धारा 34 एसआरए के अंतर्गत घोषणात्मक, और ये धारा 37 आप जानते हो दिया गया है। कब्जा के प्रत्युरण के लिए धारा 5 और 6 में बताया गया है। 7 और 8 में भी चल संपत्ति और अचल संपत्ति के संबंध में, यानी जो भी राइट आपके एसआरए के तहत दिए गए हैं, वह जो राइट होगा वह क्या होगा, या प्रसंविदा को यानी संविदा को भंग करने का, यह भी हो राइट है। अगर आपको संविदा के विखंडीकरण का, संविदा के भंग करने का अधिकार, यह भी क्या होगा, सिविल नेचर सूट होगा। उसी तरीके से कहा कि टॉर्ट के तहत, अगर आप टॉर्ट में देखो, टॉर्ट भी एक सिविल नेचर का है, क्यों, तो टॉर्ट के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का अधिकार, अपकृत्य के अंतर्गत डैमेज आप मांग रहे हो, यह भी सिविल नेचर सूट होगा, सिविल नेचर सूट होगा। अगला कह रहा है कि विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, ये सब क्या हैं, यह सिविल नेचर सूट है। दत्तक, ये अधिकार सिविल नेचर सूट होगा। अगला कह रहा है कि पद के लिए वाद, आप जान ही रहे हो, पद के लिए वाद, अगर यह पद चाहे सरकारी हो, सरकारी पद हो या कोई निजी पद हो, चाहे वह सरकारी पद हो या निजी पद हो, किसी भी पद के लिए आप क्या कर सकते हो, सिविल नेचर सूट पे जा सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर सरकारी पद है तो आप रीट में भी जा सकते हो, अधिकार परीक्षा के आधार पर, अधिकार परीक्षा आप रीट के माध्यम से, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पद पर 2 व्यक्ति दावा कर रहे हैं, कोई सरकारी विभाग है उस पर 2 व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि मैं इस पद का हकदार हूं, तो आप उसमें से कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित अपने को समझ रहा है, वह क्या कर सकता है, रीट जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 226 और धारा अनुच्छेद 32 के तहत। और आप सिविल नेचर सूट भी ला सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट पद है, प्राइवेट संस्था है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिविल नेचर सूट में लाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आप ध्यान रखना पद को लेकर बाद। अब यह पद किसी भी धार्मिक हो सकता है, या किसी स्टेटस को लेकर विवाद हो सकता है, किसी सरकारी पद हो सकता है, निजी पद हो सकता है, प्राइवेट गैर सरकारी हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, कोई भी पद आप इसको लेकर वाद दाखिल कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि जो वाद होगा सिविल नेचर सूट के लिए, कि घोषणात्मक वाद, हमने देखा कि एसआरए के अंतर्गत घोषणात्मक वाद भी ला सकते हैं, कि एसआरए के अंतर्गत जो भी राइट दिए गए हैं उन राइट में आप क्या कर सकते हैं, घोषणात्मक के लिए वाद ला सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि जाति से बहिष्कृत का अधिकार, अगर जाति से निष्कासन कर दिया गया, तो
कर दिया गया तो उसके लिए आप सिविल बाद ला सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि मेट्रोपॉलिटन बनाम मारम थोमा के बाद में यह अब निर्धारित किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को जाति से निकाल दिया जा रहा है तो वह सिविल नेचर सूट होगा, लेकिन अगर जातिगत समारोह से निकाल दिया जा रहा है तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। दोनों में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है कि जो उस समुदाय, उस जाति के लिए उल्लंघन है और उस जाति के सदस्यों ने उस व्यक्ति को कहा कि आज से हम आपको जाति से निकाल दे रहे हैं, आप हमारे जाति के नहीं हो, अब वह व्यक्ति इस जाति से निकालने पर उसके पूजा का अधिकार प्रभावित हो जाएगा। तो इस आधार पर यह सिविल नेचर सूट ला सकता है कि हमें जाति से क्यों निकाला गया। लेकिन अगर जातिगत समारोह से निकाला गया, अगर किसी इस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया और कहा गया कि और लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, किस आधार पर कि हम आपके साथ अब सामूहिक भोजन नहीं करेंगे या हम आपके साथ कोई त्योहार नहीं मनाएंगे, होली दीपावली नहीं मनाएंगे, तो इसके लिए सिविल नेचर सूट नहीं ला सकता है वो। लेकिन अगर उसे जाति से निकाल दिया गया तो वह सिविल नेचर सूट होगा, और अगर उसे जातिगत समारोह से निकाल दिया गया तो सिविल नेचर सूट नहीं होगा। ये इस पे प्रॉब्लम कई बार पूछा है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा है। ये दूसरा कि अगर जन्म तिथि के सुधारने का बाद हो, जन्म तिथि के सुधारने के लिए तो वाद यह सिविल नेचर सूट होगा। अगला हम देखेंगे कि कौन सा वाद सिविल नेचर सूट का नहीं होगा। निम्न वाद दीवानी प्रकृति के नहीं होंगे या सिविल प्रकृति के नहीं होंगे। कौन कौन से वाद जिसमें दीवानी प्रकृति का? तो जैसे जातिगत समारोह से निकालने का अधिकार, अगर जातिगत समारोह से निष्कासन, अगर जातिगत समारोह से निष्कासन कर दिया गया तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। लेकिन जाति से निकाल दिया गया तो सिविल नेचर सूट होगा, क्योंकि यह आपके पूजा का अधिकार प्रभावित हो जाएगा। दूसरा, धार्मिक कृत्यों और कर्मों से संबंधित प्रश्न, धार्मिक कर्मों एवं धार्मिक कार्यों, यानी धार्मिक कार्यों से, कृत्यों और कार्यों से संबंधित प्रश्न। अगर धार्मिक कृत्य और कर्मों से संबंधित है, कार्यों से संबंधित प्रश्न है तो सिविल नेचर सूट नहीं होगा। जैसे अगर हमने कहा कि आप अमुक दिन यह काम करेंगे, व्रत रहोगे, सिविल नेचर सूट नहीं होगा अगर कोई नहीं रहता है तो। या अमुक दिन आप मंदिर को सजाओगे, सिविल नेचर सूट नहीं होगा अगर आप नहीं सजा रहे हो। जैसे वासुदेव बनाम वामन जी, इस पर केस आया, वासुदेव बनाम वामन जी। इसमें एक मंदिर का जो महंत है वह कहता है कि अमुक दिन किसी त्योहार पर आप हमें पालकी से घुमाइए, शहर में घुमाइए, सिविल नेचर सूट नहीं होगा अगर कोई नहीं घुमा रहा है, उसके लिए वो बात नहीं लाएगा। या अगर वो कह रहा है कि अमुक त्योहार पर मंदिर को सजाना है, सिविल नेचर सूट नहीं होगा अगर कोई नहीं सजा रहा है तो सिविल नेचर सूट उसके लिए वो नहीं ला सकता। अगला कह रहा है कि कौन सा वाद सिविल नेचर सूट का नहीं होगा, तो स्वेच्छा से किया गया भुगतान, स्वेच्छा से किया गया भुगतान। अगर आपने स्वेच्छा से भुगतान किया है तो फिर उस भुगतान के लिए, वसूली के लिए आप वाद नहीं ला सकते। अगर आपने स्वेच्छा से उसका भुगतान किया है तो फिर आप वसूली के लिए वाद नहीं ला सकते। तीसरा कह रहा, जो अगला कह रहा है अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद, अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद। अब अभिव्यक्त रूप से, जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में ही कहा, जिसे अभिव्यक्त और विवक्षित रूप से वर्जित न किया गया हो, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारता होगी। तो अभिव्यक्त रूप से वर्जित वाद क्या होगा? जिसे भले ही वह धन संबंधी मामला हो लेकिन वह सिविल प्रकृति का, सिविल कोर्ट में हम नहीं ला सकते, सिविल सूट नहीं लाएंगे। जैसे मान लो कि भू राजस्व से संबंधित वाद है, भू राजस्व से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसके लिए हमें सीपीसी के तहत नहीं होगा, उस पर सिविल कोर्ट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आप कलेक्ट्री में जाओगे, भू राजस्व संहिता के तहत मुकदमा दाखिल करोगे, यह कहा। दूसरा, जैसे टैक्सेशन, आयकर अधिनियम के तहत अगर विवाद है, आयकर अधिनियम के संबंध में विवाद है, तो आप क्या करोगे? सिविल नेचर सूट में नहीं जाओगे। आयकर अधिनियम के तहत जो विवाद है, इसके लिए आपको आयकर अधिनियम के तहत जो हैं आयकर कोड बने हैं उनमें जाओगे।
टैक्सेशन का मामला है, ये धन का तो मामला है, लेकिन वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। उस पर सिविल नेचर सूट का मतलब जिस पर सीपीसी काम करेगी, सीपीसी लागू होगी। लेकिन अगर यह देखा जाए तो यह क्या है, अभिव्यक्त रूप से वर्जित है, सीपीसी में भी वर्जित है धारा 4 और 5 के तहत कि आप इस पर सिविल वाद नहीं ला सकते। टैक्स से संबंधित मामला है तो आप वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा। अगला कह रहा है कि सिविल नेचर सूट का कौन सा नहीं होगा, कह रहा है विवक्षित रूप से वर्जित वाद। अब विवक्षित रूप से वर्जित वाद कौन से वाद होते हैं, जैसे कुछ ऐसे वाद हैं जिस पर आप मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते, जैसे राज्यकृत अगर कोई सॉवरेन काम कर रहा है तो उसके लिए वाद नहीं ला सकते। दूसरा विदेशी शत्रु के संबंध में, आपको विदेशी शत्रु है तो फिर उस पर इंटरनेशनल लॉ और अन्य अधिनियम लागू होगा, सीपीसी की बात नहीं होगी। दूसरा कहा पागल, अवयस्क, तो ये लोग जो है, जो पागल है, ये वाद नहीं ला सकते, तो सिविल प्रकृति का यह वाद ये लोग नहीं ला सकते, यह विवक्षित रूप से वर्जित वाद है। दूसरा कहा राजनीतिक प्रश्न, अगर राजनीतिक प्रश्न है तो वह सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा, उसका निर्वाचन आयोग देखेगा। और निर्वाचन आयोग जैसे मान लो कि किसी राजनीतिक दल में ये हो गया कि कौन उसका प्रमुख है या राजनीतिक दल का चिन्ह क्या है, ऐसे लेकर विवाद हो गया, तो उस दशा में उसे निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। अगला कह रहा है कि अगर राजनीतिक प्रश्न है, दूसरा कह रहा है कि लोक नीति का प्रश्न है, लोक नीति के आधार पर जो वर्जित वाद है, लोक नीति के आधार पर वर्जित वाद, जो लोक नीति के आधार पर वर्जित वाद है वह भी वाद क्या होगा, सिविल प्रकृति का नहीं होगा। यह भी जो है इसमें देख, यह लोक जिसके संबंध में कहा गया कि इसके लिए वाद नहीं दाखिल किया जा सकता, तो वह भी सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। अब ये जो है हम देखेंगे कि सिविल प्रकृति के बाद हमने देखा कि सिविल प्रकृति के बाद के अंतर्गत ये एग्जाम्पल है, इसी में से आपसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रॉब्लम बना के पूछता है। जैसे जाति से, हमने कहा कि जाति से निष्कासन का अधिकार सिविल प्रकृति का बाद है, लेकिन जातिगत समारोह से निकालने का अधिकार सिविल प्रकृति का बाद नहीं है। तो सिविल प्रकृति के बाद को क्या है, सिविल प्रकृति का बाद का मतलब वह अधिकार जिसके लिए, वह महत्वपूर्ण अधिकार जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिविल सूट ला सकते हैं, और जो सिविल सूट जिस पर लाएंगे वह उस पर सीपीसी लागू होगी। तो ये जो अधिकार हैं जिसके लिए आप सिविल वाद ला सकते हैं, तो कहा कि कौन से वाद, तो इसमें कहा कि यदि मुख्य विचारणीय प्रश्न, कहा कि मुख्य विचारणीय प्रश्न अगर धार्मिक कृत्य एवं कर्मों से संबंधित है तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा, और अगर मुख्य विचारणीय प्रश्न संपत्ति संबंधी हो या पद संबंधी है तो वह सिविल नेचर सूट का वाद होगा, मुख्य विचारणीय प्रश्न। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के होंगे, तो कहा कि सरकारी सेवक के बकाया के वेतन का अगर मांग हो रही है, किराएदारी की वसूली के लिए मांग की जा रही है, पूजा का अधिकार है, अगर पूजा के अधिकार पर आपको कोई प्रतिबंध लगा देता है तो वह सिविल नेचर सूट होगा, सिविल नेचर सूट होगा। धार्मिक या अन्य प्रकार के जुलूस निकालने का अधिकार, किसी प्रकार के जुलूस निकालने का अधिकार क्या होगा, सिविल नेचर सूट होगा। इस पर केस शेख पेरुमल बनाम कालिंदीपति का वाद है। मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार आपका सिविल प्रकृति का वाद होगा, आपका संवैधानिक अधिकार है मत देने का अधिकार, तो ये है। दूसरी चीज विशिष्ट अनुतोष का अधिकार, जैसे एसआरए के तहत आप कोई वाद ला रहे हो, जैसे कब्जा के प्राप्ति के लिए वाद ला रहे हो, अस्थायी व्यादेश के लिए वाद ला रहे हो, घोषणात्मक वाद ला रहे हो, संविदा के भंग करने के लिए वाद आ रहे हो, या लिखतों के रद्दीकरण के लिए आप वाद ला रहे हो, तो आप ला सकते हो, यह सिविल प्रकृति का वाद है। उसी तरीके से आपने अपकृत टॉर्ट के तहत अगर आप क्षतिपूर्ति के लिए वाद ला रहे हो, सिविल प्रकृति का वाद है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वाद ला रहे हो, सिविल प्रकृति का वाद है, क्षतिपूर्ति उसमें और प्रतिकर प्राप्त करोगे। विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, दत्तक से संबंधित प्रश्न है। पद को लेकर विवाद है, चाहे यह पद सरकारी हो या निजी हो, किसी भी पद को लेकर है तो आप जा सकते हो। और जाति से निष्कासन का अधिकार, अगर आप जाति से निष्कासित कर दिए तो भी यह सिविल प्रकृति का वाद होगा, क्योंकि जाति से निष्कासन का क्या हो जाएगा, आपका पूजा का अधिकार प्रभावित होगा, तो भी सिविल प्रकृति का वाद होगा। और जन्मतिथि के सुधार के लिए वाद अगर है
तो आप सिविल प्रकृति का बाद होगा। कौन सा बाद सिविल प्रकृति का नहीं होगा? तो कहा जातिगत प्रश्नों, जातिगत समारोह से निष्कासन, अगर जातिगत समारोह से निकाला गया तो वह सिविल प्रकृति का बाद नहीं होगा। धार्मिक कर्मों और कृत्यों से संबंधित प्रश्न है, वासुदेव बनाम वामन जी, पालकी पे घुमाना, मंदिर को सजाना, ये सिविल प्रकृति का बाद नहीं होगा। स्वेच्छा से किया गया भुगतान सिविल प्रकृति का बाद नहीं होगा। अभिव्यक्त रूप से वर्जित बाद, अभिव्यक्त रूप से वर्जित बाद का मतलब अगर जैसे भू राजस्व से संबंधित बाद है, सीमांकन को लेकर विवाद है, खसरा और खितौनी को लेकर विवाद है, तो वह सिविल नेचर सूट नहीं होगा, वह उसके लिए सीपीसी लागू नहीं होगी, उसके लिए हम भू राजस्व संहिता में दे जाएंगे। दूसरा, आयकर अधिनियम के तहत अगर विवाद है तो टैक्सेशन को लेकर विवाद है, टैक्स से लेकर विवाद है, तो हम उसको टैक्सेशन के तहत देखेंगे। वो और विवक्षित वर्जित बाद, जैसे राजकृत अगर कोई सॉवरेन काम कर रहा है तो वह सिविल प्रकृति का बाद नहीं होगा, उसके खिलाफ बाद नहीं लाएंगे। विदेशी शत्रु, पागल, अवयस्क, तो इसके लिए आप इसके विरुद्ध वाद नहीं ला सकते, अवयस्क के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। और इसी तरीके से राजनीतिक प्रश्न या लोक नीति के आधार पर वर्जित प्रश्न, तो ये जो लोक नीति के आधार पर जिसे वर्जित कर दिया गया है तो आप इसके लिए वाद नहीं ला सकते। तो यह एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके जुडिशरी के लिए, आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, कि सिविल प्रकृति का बाद कौन सा होगा। तो आप इसको देखेंगे और इनको एग्जाम्पल के तौर पे प्रारंभिक परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है कि निम्न वादों में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का है, और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न वादों में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल एक नए टॉपिक को लेकर किसी सीपीसी के ही किसी एक सेक्शन को लेकर हम प्रेजेंट होंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।